हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम पोटेंशियोमीटर का एकदम बेसिक जो वर्किंग थी वो कर चुके थे। उसमें एक सेल का ईएमएफ निकालना हम सीख चुके थे। ठीक है, कैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूज़ करके किसी एक्स लेंथ में आप पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट कर लेते थे नल पॉइंट के ऊपर, वो कर लिया था हमने। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन उसी का कराते हुए इसी के अंदर थोड़ा सा और एडिशन हम करते हैं। देखिए एक बार जल्दी से बता देता हूँ। ये आपके पास पोटेंशियोमीटर था इस तरीके का, यहाँ पे एक वी वोल्ट का सेल था, ये आपके पास वो स्केल लगा हुआ था जिसके ऊपर कंस्टेंटिन का वायर है, यहाँ पे वो दूसरा सेल था जिसका ईएमएफ ही था। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर इस तरीके से शो कर रखा था। ये पॉइंट गैल्वेनोमीटर से और यहाँ से जाके एक्स लेंथ पे जोकी पे नल पॉइंट मिल गया था आपके पास। तो फिर आपने क्या बोलना था, इस पॉइंट का नाम P दे दिया था, इस पॉइंट का नाम A दे दिया था, इस पॉइंट का नाम B पॉइंट दे दिया था। आपने बोला कि नल पॉइंट के ऊपर, लास्ट क्लास अगर देख लिया तो उसी को मैं रिवाइज करा रहा हूँ एक बार। आपने बोला अगर नल पॉइंट मिल गया है तो नल पॉइंट पे इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके बराबर होगा, इस पॉइंट का इसके बराबर होगा। ठीक है, और वहाँ से हमारा ये आ गया था कि पोटेंशियल जो ड्रॉप है इस वायर के अक्रॉस वो बराबर होगा पोटेंशियल ड्रॉप जो है इस सेल इस AB के अक्रॉस आएगा वो। फिर मैंने क्या बोला था, इस AB के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB वो होता है E माइनस IR, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB को ही आप EMF बोल रहे हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB को EMF बोल के आपने इसको डेल्टा VAG के बराबर कर दिया था। अब आपका मेन एम रह गया था टू आपको फॉलो पोटेंशियल इस वायर के अक्रॉस निकालना। ठीक है, मेन एम ये रह गया था। वायर के अक्रॉस फॉलो पोटेंशियल निकालने के लिए आपने सीधा सीधा बोल दिया था कि ये बराबर आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू वोल लेंथ। ठीक है, कैसे निकाला था, ये इस ड्राइवर सेल का सारा पोटेंशियल इस L लेंथ में खर्च हो रहा है। तो आपने बोला L लेंथ में ड्रॉप आ रहा है V का, तो 1 लेंथ में आएगा V बाई L का, तो X लेंथ में कितना आएगा V बाई L इंटू एक्स, और इस V बाई L को ही K लिख रहा हूँ मैं उधर। ठीक है, इसको आप V बाई L इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसको इस इक्वेशन में रख देंगे तो EMF का फॉर्मूला आया V बाई L इंटू में एक्स। एक तो मेथड ये था EMF निकालने का। ठीक है, EMF निकालने का एक मेथड आपके पास ये था। ये कब यूज होगा, व्हेन you know the potential drop across the wire। अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू पता है तो आप ये वाला मेथड यूज करेंगे, फॉर्मूला ये यूज करेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल है जब आपको V वगैरह सब दे रखा हो तब। ठीक है, ओके, रेजिस्टेंस कुछ नहीं दे रखा था इसमें, ये ना यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा ना यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा, कुछ भी नहीं, तब ये मेथड आप इसमें यूज़ कर लें। दूसरा मेथड क्या है, जब आपको वैल्यूज़ दे रखी होती, जैसे कि ये अगर इसी को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करूँ, जो आज हम मेन टॉपिक करने जा रहे हैं, ये आपके पास सेल है। ठीक है, ड्राइवर सेल है। ड्राइवर सेल में आपके पास अब की बार यहाँ पर भी एक R रेजिस्टेंस लग गया है। R रेजिस्टेंस लगने के बाद ये आपके पास वही रेजिस्टेंस वायर है, इसके साथ आपके पास ये सेल जुड़ा है ऑफ EMF E जिसका EMF आपको निकालना है। ये आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये गैल्वेनोमीटर है, और ये जोकी ने फिर से किसी एक्स लेंथ पे सपोज करो आपको जाके नल डिफ्लेक्शन दी है। ठीक है, जो आपकी वायर है, वायर की लेंथ टोटल L है, वायर की लेंथ टोटल L है, और वायर की लेंथ L है, और इसको मैं कुछ अलग मान लेता हूँ, मान लो इसको R1 मान लेता हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जो वायर है इसकी लेंथ L है और इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r है। वायर जो है इसकी लेंथ L है और इसका रेजिस्टेंस जो है स्मॉल r, ये वायर का रेजिस्टेंस मानना मैंने स्मॉल r, इसको इंटरनल को R1 से डिनोट कर लिया। ठीक है, ओके, अब क्या होगा देखिए, अब आपको ये R भी पता है, टोटल ये भी पता है, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस पता है R के बराबर है, पूरे वायर का ये L लेंथ का रेजिस्टेंस R के बराबर है। ठीक है, या फिर उल्टा कर लो, जैसा भी है आप ऐसे ही चलो। ठीक है, पूरे वायर का आपको रेजिस्टेंस पता है, R है, L लेंथ का रेजिस्टेंस पता है। ओके, अब फिर से आप क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो करी, तो अब वो इक्वेशन आप डायरेक्ट लगाना सीख लें। इस P पॉइंट और J पॉइंट का पोटेंशियल ऑफ पॉइंट PJ बराबर होगा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट AB, इसको मैं B पॉइंट नाम दे रहा था, इसको यहाँ तक तो आएगा ही।
फिर आप बोल रहे थे कि नल पॉइंट है, ये नल पॉइंट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो वी ए बी उस वाली की तरह फिर से ईएमएफ के बराबर आएगा। तो ईएमएफ निकालने के लिए आपको फॉल ऑफ पोटेंशियल निकालना है एक्स लेंथ में, पीजे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, ठीक है। तो ईएमएफ विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पॉइंट पी एंड जे, पी और जी के बीच में जो ड्रॉप आया है वो निकालना। मेन मकसद अब ये रह गया, ईएमएफ तभी निकल जाएगा अगर ये निकाल लूँ तो मैं, ठीक है। डेल्टा पी जे निकालना। फिर से पिछला मेथड फॉलो करते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस बराबर होता है करंट इनटू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर, करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ पीजे लेंथ। पीजे लिखा है मैंने इधर नीचे, ये वाला नहीं है, इसके नीचे मैंने पीजे लिखा है। मतलब कि भाई अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है इतने से का, तो इतनी ही तो लेंथ लोगे। करंट तो चलो सब में सेम होता है, करंट तो आई ले लिया। रेजिस्टेंस किसका यूज होगा, जितनी लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे हो उसी का तो यूज होगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप लेंथ के प्रोपोर्शनल है। आप पूरी लेंथ ले लेंगे तो वो तो पूरी लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। आपको पूरी लेंथ का नहीं चाहिए, आपको पीजे लेंथ का चाहिए, तो इसलिए मैंने इधर पीजे लेंथ का ही रेजिस्टेंस यूज किया, ठीक है। अब आपको इस इक्वेशन में अगर करंट का पता हो और अगर आर पी जे का पता हो, उन दोनों को इसमें रख के इस वन इक्वेशन में रख दूं तो आपके पास ईएमएफ आ जाएगा। हमारा मेन एम है फाइंडिंग ईएमएफ ऑफ ए सेल, है ना। ओके, तो पहले करंट बताओ। करंट की बात करें तो देखिए, कोई भी बैटरी या सेल जो होता है वो क्या करता है, किसी एक रेजिस्टेंस को नहीं देखता, वो करंट किस हिसाब से देखता है, वो पूरा लोड को फील करता है। सेल के अंदर जितने भी रेजिस्टेंसेज लगे हैं, चाहे वो सीरीज में लगे हो चाहे पैरेलल में लगे हो, उनका सीरीज पैरेलल सोल्व होके जितना भी वो फील कर रही होगी उसके अकॉर्डिंग करंट देती है। भाई करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ये नेट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वोल्टेज तो V है भाई, नल पॉइंट है, नल पॉइंट में इस सर्किट में कोई करंट नहीं जा रहा, इस सर्किट में कोई करंट नहीं जा रहा, तो इस सेल का तो कोई रोल है नहीं इधर करंट देने में, ठीक है भाई। अगर ना यहाँ से करंट आ रहा ना यहाँ से करंट आ रहा है, तो इस सेल का तो कोई रोल है नहीं करंट देने में। अगर इस सेल का कोई रोल नहीं है तो सारा का सारा करंट ये V वोल्ट वाली बैटरी दे रही होगी इस सर्किट में। सारा करंट कौन सप्लाई कर रही है, ये V वोल्ट वाली बैटरी। सपोज करो ये I करंट सप्लाई कर रही है, जो मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वोल्टेज की जगह कौन सी यूज होगी, V। अकेला इसका रोल है करंट फ्लो कराने में, नीचे वाले का रोल नहीं है, क्योंकि ये नल पॉइंट पे टच कर रखी है। फॉर्मूला क्या, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कौन सा लिखेंगे, नेट रेजिस्टेंस लिखेंगे, पूरा सीरीज पैरेलल सोल्व करके, ठीक है। आपने क्या देखा, एक आर रेजिस्टेंस तो डायरेक्ट ये था, ये जाके इधर वायर से कनेक्ट है, और वायर आपके पास मैंने बता चुका हूँ स्मॉल आर रेजिस्टेंस का है, या उल्टा कर लो इसको, स्मॉल आर जो भी आपने, ठीक है। वायर स्मॉल आर से, तो ये आर डायरेक्ट इस वायर से कनेक्ट है, इसमें करंट जा नहीं रहा, तो एक ही कनेक्शन है, एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस है, इसको हटा के आप ऐसा स्मॉल आर से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी। तो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस के पास जाने के लिए करंट के पास एक ही रास्ता है, एक रास्ता है, तो ऐसे कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, इसका रेजिस्टेंस आर, वायर का रेजिस्टेंस कितना, स्मॉल आर, तो करंट तो निकल आया। बैटरी इतना करंट देगी भाई इस सेल से, ये जो सेल है ये कितना करंट देगी, ये वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस कितना है, एक तो रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है और एक इस वायर का रेजिस्टेंस है। अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा तो इसको हटा देना, ठीक है, और अगर दे रखा है तो इसको लगा देना। दे रखा है अभी फिलहाल तो इसको लगा दिया, करंट तो पता चल गया। अब मेन बात रहेगी आपके पास आर पी जे निकालना। निकालते हैं, करंट पता चल गया, आर पी जे रेजिस्टेंस ऑफ पी जे लेंथ, ओके। वायर है आपके पास यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का तो एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस एरिया हर जगह सेम है, तो हर जगह एरिया की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा। वायर हर जगह एक ही मटेरियल का बना है, तो रजिस्टिविटी में भाई ऐसा फॉर्मूला होता है ना, रो एल बाई ए, ठीक है। ये सेम है, ये सेम है, तो लेंथ पे डिपेंड करता है आपके पास रेजिस्टेंस, बस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है फिलहाल, टेम्परेचर वगैरह सेम है। तो आप क्या बोलेंगे, आपको पता है टोटल एल लेंथ में आर रेजिस्टेंस है, आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे, एल लेंथ में तो वायर का रेजिस्टेंस है आर, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा आर बाई एल, तो आपको चाहिए कितना एक्स लेंथ में,
तो एक्स लेंथ में रेजिस्टेंस कितना होगा, आर बाई एल इंटू में एक्स, यही तो होगा रेजिस्टेंस, आर बाई एल इंटू में एक्स। तो आर पी जे की वैल्यू कितनी आ गई, वायर का टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू में एक्स। ठीक है, करंट निकल आया, वायर पीजे लेंथ का रेजिस्टेंस निकल आया, इस इक्वेशन में हम रख देंगे करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो आपको पास वी पी जे आ जाएगा। वी पी जे की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ई एम एफ आ जाएगा सेल का। ठीक है, रखते हैं, तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो जब आपको फॉलो पोटेंशियल पता हो तो ये डायरेक्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ वाला फॉर्मूला लग जाता है। अगर नहीं पता तो ये सब वाला मेथड यूज करेगा। अगर वैल्यू दे रखी है सब चीज़ों की तो ये फॉर्मूला यूज होएगा। ठीक है, रखते हैं। आपके पास क्या बनेगा, डेल्टा वी पी जे बराबर होगा करंट। करंट की वैल्यू क्या है, ड्राइवर सेल का पोटेंशियल डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू में वायर का रेजिस्टेंस। ठीक है, इनटू में आर पी जे। आर पी जे की वैल्यू क्या है, वायर का टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ इनटू में वो लेंथ जहाँ पे नल पॉइंट मिला है। इन सब को ले जाके इसमें रख दो तो ई एम एफ ऑफ ए सेल का फॉर्मूला आएगा आर प्लस आर इंटू आर बाई एल इंटू एक्स। ठीक है, या इसको आप ऐसा कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इंटू वी बाई एल इंटू में एक्स। ठीक है, वी बाई एल फिर से पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये फॉर्मूला बनेगा। आर वायर का टोटल रेजिस्टेंस है, एल टोटल लेंथ है, एक्स नल पॉइंट का वो है, वी आपके पास जो ड्राइवर सेल है उसका पोटेंशियल है, ये आर ये वाला रेजिस्टेंस है, और स्मॉल आर तो आपको बता दिया वायर का रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला हमारे पास यूज होएगा इंटरनल ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए किसी सेल का। ठीक है, अब जो आपके पास एक्सपेरिमेंट है लैब के अंदर, वो एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट में ये सब नहीं, ये सब आसान है, ये बस फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ होते हैं, वरना वो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला ही यूज़ होता है ज़्यादातर जगह। ये भी हमने और कुछ फाइंड आउट नहीं किया। ठीक है, ये भी वही किया आपने, पोटेंशियल इनटू लेंथ। ठीक है, जैसे पिछली बार किया था, ये भी वही है। ओके, नाउ जो आपके पास जो एम है, मेन एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट होता है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। आपको दो सेल दे दिए जाएंगे, उन दो सेलों का ईएमएफ का आपको कंपैरिजन करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, उसको देख लेते हैं। चलिए, इसी में आपके पास आगे क्या है, कंपैरिजन। आपके पास दो सेल है और उनका ईएमएफ आपको कंपेयर करना है। तो इसका सर्किट देखते हैं। सर्किट आपको बताया कि प्राइमरी एक सर्किट होता है, एक सेकेंडरी सर्किट होता है। तो ये एक आपके पास ड्राइवर सेल है, इसके साथ कोई रेजिस्टेंस लगा भी रह सकता है, नहीं भी लगा रह सकता। ओके, ठीक है। फिर ये आपके पास वो मेन रेजिस्टिव वायर है, ये आपके पास एक प्राइमरी सर्किट हो गया। इसके बाद आपके पास यहाँ एक सेल कनेक्ट होता था जिसका ईएमएफ सपोज करो E1 है। ऑलराइट, ठीक है। इसके बाद आपके पास इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 मैंने लिख दिया। अच्छा, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज करे तो नल पॉइंट किधर सेटअप होएगा। नल पॉइंट मान लो आपको x लेंथ पे मिला, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाए या घट जाए तो नल पॉइंट लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ध्यान देना, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कोई भी चेंज नहीं आएगा नल पॉइंट में। लिख सकते हैं देयर विल बी नो चेंज इन द नल पॉइंट ड्यू टू चेंज इन द इंटरनल रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि आपके पास पोटेंशियल जो मेजर होता है वो E-IR से मेजर होता है। इसमें हम I को तो जीरो ही कर देते हैं नल पॉइंट पे। तो रेजिस्टेंस कितना ही बढ़ा लो, कितना ही घटा लो, करंट के जीरो होने की वजह से इसका कोई रोल ही नहीं रहता। ये वाला फैक्टर इफेक्ट ही नहीं कर पाता है ईएमएफ को। ठीक है, तो नल पॉइंट में कोई चेंज नहीं आएगा अगर आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाए या घट जाए इस सेल का, आपके पास इस सेल का, सेकेंडरी सेल का। ठीक है, आपके पास दो सेल लगाने, तो यहीं से एक और सेल और ले लो इस तरीके से, दूसरे वाला सेल जिसका ईएमएफ है E2 और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास इसका मान लिया R2। अभी सब बातें करेंगे कि इनको उलट दे, इनकी वैल्यू बढ़ा दे, घटा दे, तो क्या क्या चेंजेस आपके पास आएंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पे आगे क्या लगा रहता था, एक गैल्वेनोमीटर है ना। तो एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता था, गैल्वेनोमीटर से एक जोकी जुड़ी होती थी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे मैं एक की लगा लेता हूँ। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का पॉइंट यहाँ से जुड़ा हुआ है,
अगर मैं इसको और इसको कनेक्ट कर दूं तो ये वाला सर्किट कनेक्शन में आ जाएगा। अगर मैं इसको हटा के इसको और इसको कनेक्शन में कर दूं तो ये वाला सर्किट कनेक्शन में आ जाएगा। इसको बोलते हैं एक 3 वे की, 3 वे वाली की। ठीक है, तो एक 3 वे की यहाँ पे लगा लेंगे हम। ओके, एक 3 वे की, 3 रास्ते वाली एक की लगा लेते हैं। ओके ठीक है, बस अब देखो सिंपल सा है। आपने क्या किया, पहले इस वाले सर्किट को कनेक्ट किया। ठीक है, कनेक्ट किया, ये पॉइंट आपके पास P होता था, ये पॉइंट A मान लिया, सपोज करो ये पॉइंट आपके पास B मान लिया। ओके, मैंने माना कि किसी x1 लेंथ पे जाके नल पॉइंट मिल गया। टोटल लेंथ आपके पास L है और किसी x लेंथ पे जाके आपके पास नल पॉइंट आपके मिल गया आपके पास। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, जब नल पॉइंट मिला है तो ना इस सर्किट में यहाँ करंट जा रहा। भाई गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आया, यहाँ से कोई करंट नहीं आया तो इस तरफ, एटलीस्ट इस तरफ कोई करंट नहीं जाएगा, नहीं गया। फिर आप बोलेंगे सेल तो है, सेल इस तरफ करंट दे सकता था, सेल इस तरफ करंट दे सकता था, पर यहाँ पे सर्किट ही पूरा नहीं है। सर्किट पूरा नहीं है तो यहाँ से ना तो इस तरफ करंट आया ना इस तरफ करंट गया, तो मतलब नीचे वाले सर्किट में करंट ही नहीं है। नीचे वाले सर्किट में आपके पास करंट ही नहीं है। तो फिर से आप यही बोलेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप जो इसके अक्रॉस है वो बराबर होगा इसके अक्रॉस। ठीक है, फिर से आप क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पी जे विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए और बी पॉइंट। फिर से आप बोलेंगे ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप तो भाई ई माइनस आई आर होता है, और क्योंकि आई आर वन, फिलहाल आर वन है इधर। ठीक है, आई क्योंकि आपके पास 0 है तो डेल्टा बी ए बी आपके पास, और ये इसका ईएमएफ E1 है, इसके लिए यूज़ कर रहे हैं तो ईएमएफ E1 इसमें यूज़ करेंगे। तो E1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पी जे। किसी भी x1 लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू दैट लेंथ, या फिर इसको आप इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इनटू में x1। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको बोलते थे, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। और पोटेंशियल वो वाला कौन सा होता था, ड्राइवर सेल का। ड्राइवर सेल ही तो ड्रॉप करवा रहा है अपना पोटेंशियल इसके अक्रॉस, तो पोटेंशियल ड्राइवर सेल का यूज होता है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे लो। फिर आपको दूसरे केस में क्या करना है, इस वाली की को ओपन कर दो, इस वाली की को क्लोज कर दो। जैसे ही इसको क्लोज किया, इस पॉइंट का नाम सपोज करो C है, जैसे ही इसको क्लोज किया तो इसका नल पॉइंट कहीं और कहीं मिलेगा इसके ईएमएफ के अकॉर्डिंग। तो नल पॉइंट मान लो इसका कहीं पे x2 पॉइंट पे मिल गया, नल पॉइंट इसका कहीं पे x2 लेंथ पे मिल गया। ये x2 कम ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन इसका पोटेंशियल कितना है, कहाँ पे जाके इसका पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होएगा, उस पर डिपेंड करता है ना भाई ये तो। ठीक है, कैसे, देखिए आपके पास ये वायर था, मान लो ये 20 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे 19 वोल्ट बनेगा, यहाँ पे 18, यहाँ पे 17, यहाँ पे 16, बीच में 10, इस तरीके से जाते जाते 0 हुआ होगा। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट आके इस सेल का कनेक्ट है, ये सेल मान लो 2 वोल्ट का है, ये सेल मान लो 2 वोल्ट का है, तो ये कहाँ पे जाके आपके पास पोटेंशियल को बराबर करेगा, ये जब 18 वाले पॉइंट पे मैं कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, 20 माइनस 18, 2 वोल्ट का, और ये भी कितना दे रहा है, 2 वोल्ट का, तो बराबर हो गया। अब नीचे वाला सेल मान लो आपके पास 10 वोल्ट का, तो ये कहाँ पे जाके बैलेंस देगा, इस पॉइंट पे बैलेंसिंग देगा। ये 20 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, तो ड्रॉप कितने का आया, 10 वोल्ट का, ये भी कितने का दे रहा है, 10 वोल्ट का, तब बराबर होंगे। तो पोटेंशियल बराबर होगा तभी तो नल पॉइंट मिलेगा। वो पोटेंशियल बराबर कैसे होता है, वो डिपेंड करता है कि इन सेल का ईएमएफ कितना, इन सेल का ईएमएफ उन पोटेंशियल ड्रॉप के अक्रॉस जब बराबर हो जाएगा तभी आपके पास नल पॉइंट मिलता है। तो नल पॉइंट आपको किसी अलग लेंथ पे मिलेगा, वो सपोज करो x2 लेंथ पे आपको जाके मिल गया। ठीक है, तो अब आप क्या बोलेंगे, x2 लेंथ पे अगर नल पॉइंट मिला है, आपने इस जोकी को जाके यहाँ इस पॉइंट पे टच किया, जे डैश पॉइंट पे, तो मतलब कि इस सर्किट में कोई करंट नहीं जा रहा है क्योंकि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। यहाँ से कोई करंट नहीं आया तो यहाँ से ये इसमें करंट भी नहीं जाएगा। पर आप बोलेंगे करंट इसमें जा सकता था, पर सर्किट पूरा नहीं है, मतलब कि इस पूरे सर्किट में कोई करंट ही नहीं आ रहा है। अगर कोई करंट नहीं आ रहा है तो फिर से आप बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी जे डैश, आपकी बात पी जे डैश बराबर होगा पोटेंशियल ऑफ सी बी पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ सी बी पॉइंट। पोटेंशियल ऑफ सी बी को आप फॉर्मूला लगाएंगे, ईएमएफ ऑफ दैट सेल माइनस करंट इनटू में उसका रेजिस्टेंस। फिर से बोलेंगे नल पॉइंट पे करंट 0 है, करंट 0 है तो वी सी बी आपके पास ईएमएफ ऑफ द सेल बता रहा है। इसको इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे तो ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए आपको फॉल ऑफ पोटेंशियल निकालना है वी जेड एस लेंथ में। इसको कैसे निकालेंगे, आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू दैट लेंथ, या फिर
V अपॉन एल इंटू x2, सीधा सीधा। जब पोटेंशियल ड्रॉप पता है आपको तो सीधा फॉर्मूला है पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ कर दो। ये इक्वेशन 2 आ गई, दोनों को भाग कर लो तो EMF E1 डिवाइडेड बाई E2 विल बी इक्वल टू KX1 डिवाइडेड बाई KX2, दोनों भाग हुए तो EMF का कंपैरिजन आ गया, बराबर होगा उनकी लेंथ की रेशियो में, नल पॉइंट जितनी लेंथ पे मिला है उनकी रेशियो में। अगर एक का EMF आपको पता है तो दूसरे का आप निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए एक बार एक करके देखते हैं। मान लो x1 आपके पास 2 सेंटीमीटर, x2 है आपके पास 4 सेंटीमीटर, और सपोज करो EMF फर्स्ट सेल का था आपके पास 2 वोल्ट का। तो देखिए एक बार इस फॉर्मूले में रखते हैं, 2 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू 2/4, ये कितना आया आपके पास, E2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट, यही आया ना भाई। इस फॉर्मूले में रखा है E1 को 2 वोल्ट, E2 निकालना है, ये आपके पास 2/4, ठीक है। इस तरीके से 4 वोल्ट आया, मतलब कि E1 2 वोल्ट था, E2 4 वोल्ट आया, क्योंकि इसका जो नल पॉइंट मैच हो रहा था वो दुगुने डिस्टेंस पे हो रहा था, 4 सेंटीमीटर, यहाँ से 0 1 2 ऐसा 0 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, मतलब कि अगर EMF किसी सेल का ज़्यादा है तो उसका बैलेंसिंग पॉइंट राइट में शिफ्ट होता है, ठीक है। यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, जो ज़्यादा EMF वाला सेल था, 4 वोल्ट वाला सेल था, उसका तो आपको नल पॉइंट 4 सेंटीमीटर पर मिल रहा है। जो 2 वोल्ट जो कम वोल्टेज वाला सेल था उसका EMF जो नल पॉइंट आपको कम डिस्टेंस पे मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इस सेल का EMF बढ़ा दूं तो इसका नल पॉइंट कहाँ शिफ्ट होएगा, अगर इसका EMF बढ़ाओगे तो नल पॉइंट राइट में शिफ्ट होगा, अगर इसका EMF घटाओगे तो नल पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होएगा। ये इस इक्वेशन से आपको दिख रहा है। क्यों होगा ऐसा, पहले ये 2 वोल्ट था, दिखाया मैंने आपको 2 वोल्ट यहाँ 18 पर ही बैलेंस हो जाएगा, 20 - 18 2 वोल्ट यहीं पे बैलेंस हो जाएगा। पर अगर इसको 4 वोल्ट कर दिया तो ये 16 पे जाके बैलेंस होएगा, राइट में शिफ्ट हो गए ना, ठीक है। तो समझ में आया, अगर नीचे वाले सेल का EMF बढ़ा दिया जाए, इस सेकेंडरी सेल का EMF बढ़ा दिया जाए तो नल पॉइंट आपके पास राइट साइड में शिफ्ट होएगा। इस पॉइंट को आप लिख लें क्योंकि ये पॉइंट्स कंपेयर होगा ना EMF, ये फॉर्मूला आपके पास। एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना होता है, सेल लगाया, एक सेल को पहले कैलकुलेटर से कनेक्ट किया, एक बार एक लेंथ मेजर कर ली, फिर दूसरे को कनेक्ट किया, इसको हटा दिया, उसकी लेंथ मेजर कर ली, और बस दोनों को ये फॉर्मूला भाग करके आंसर आ जाता है। आसान सा प्रैक्टिकल होता है बिल्कुल, ठीक है। समझ में आया आपको, ऑल राइट। ये पॉइंट मैं लिखा देता हूँ, 2 पॉइंट अभी तक बताए मैंने, सारे कवर करेंगे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। जो वाइवा वाला आपसे पूछ सकता है वे सारे पॉइंट हम कवर करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास ये आया है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेल ऑन नल पॉइंट। ये बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में कि इंटरनल रेजिस्टेंस, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको बढ़ाओ घटाओ, इंक्रीज करो डिक्रीज करो, नल पॉइंट वैसा का वैसा ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि फॉर्मूले में V = IR, ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे वर्क करता है। नल डिफ्लेक्शन मेथड में करंट 0 होता है, करंट 0 होता है तो इस फैक्टर का ही कोई असर नहीं है, इस फैक्टर में ही तो आ रहा था इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये फैक्टर कोई काम ही नहीं कर रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस को चाहे 1000 लाख 100 कितना ही कर लो, चेंज ही नहीं आएगा EMF में, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ाने या घटाने से अगर वो आपसे पूछे कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस घटाने या बढ़ाने से नल पॉइंट किधर शिफ्ट होएगा, तो कहीं भी शिफ्ट नहीं होएगा, जहाँ पहले था वही की वही रहेगा। दूसरा मैंने बताया, इफ वी इंक्रीज द EMF ऑफ सेकेंडरी सेल ओनली, सेकेंडरी को ऐसे लिख रहा हूँ मैं, सेकेंडरी सेल, ठीक है, देन null point will shift towards right side, towards right, and if it decreases then null point shifts towards left side। null point आपको थोड़ा लेफ्ट में मिलेगा अगर इसका EMF घटा दिया, अगर इसका EMF बढ़ा दिया तो null point आपको राइट में मिलेगा। ये आपको इस पॉइंट से दिख रहा है,
ठीक है, ये था आपके पास कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स।